हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। क्या था सेकंड में तो भूल गया। कुछ सवाल दिए थे क्या अपन ने? चलो वो लास्ट में देखेंगे एक बार, है ना। नए शुरू करते हैं थोड़ा बहुत, नहीं वहीं रह जाएंगे वापस से। नेक्स्ट देखो, इसी में बात करेंगे अपन वक्र अनुरेखण या कर्व ट्रेसिंग। वक्र अनुरेखण या कर्व ट्रेसिंग। वक्र अनुरेखण हेडिंग लगाओ, कर्व ट्रेसिंग। क्या आवाज ज्यादा आ गई क्या, बच्चे हैं? अब देखो, वक्र अनुरेखण या कर्व ट्रेसिंग ऐसा तो है नहीं कि वर्त बनाना है या आयत बनाना है, ऐसा तो कोई वक्र आएगा नहीं, ठीक है। और इसमें से ऐसा भी कम संभावना है कि आपसे डायरेक्ट पूछे कि चार ग्राफ देखिए कि ये ग्राफ किसका है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ जो ग्राफ सीखेंगे, यहाँ जो हम ग्राफ सीखेंगे, बनाना सीख लेंगे। एक दो सवाल कि कैसे बनते, लेकिन बनाना इतना बड़ा है कि 7-8 पॉइंट होते हैं हर ग्राफ के, कि ग्राफ मूल बिंदु से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, एक्स एक्स के ऊपर होगा या नीचे होगा, ग्राफ का ऊपर की तरफ वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, कहाँ उसकी स्पर्श रेखा आएगी कि नहीं आएगी, कहाँ ग्राफ अनंत की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सारे 7-8 पॉइंट चेक करेंगे, उसकी बजाय तरीका हम पूरा सीखेंगे। लेकिन 10 से 15 ग्राफ ऐसे हैं, जैसे आज बचपन में भी तो याद किए हैं ना, वृत्त हुआ, आयत हुआ, गोला हुआ, दोनों एक ही दिखते हैं हमें, है ना। ये है ना। तो अब उन ग्राफ से थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, 5-10 ग्राफ आपको और याद करने पड़ेंगे। मान लो यहाँ तो बना भी लिए ग्राफ, लेकिन जैसे ही समाकलन पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे ग्राफ वहाँ हर सवाल में ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ नाम होंगे एस्ट्रॉइड, कार्डियोइड, नाम सुने होंगे आपने, लेमनी स्केट, ऐसे नाम तो सुने होंगे। नहीं सुने तो अभी सुन लो, है ना। हाँ, तो ये ग्राफ है एस्ट्रॉइड, कार्डियोइड, लेमनी स्केट, ऐसे ग्राफ हैं। जैसे वृत्त, गोला, आयत, वर्ग ये सीखे हैं, वैसे ही इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब कुछ पॉइंट हैं इनके 7-8 थ्योरी के, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक जैसे लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ, है ना। उनसे एक दो सवाल पूरे तरीके से करेंगे, फिर आपको ही महसूस हो जाएगा कि पूरे के हम हाथ जोड़ रहे हैं, है ना। और हम ऐसे ही 10-5 ग्राफ याद कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे मेथड लिख लो, है ना। अब इसमें भी दो कैटेगरी के मेथड सीखने पड़ेंगे। एक तो वो ग्राफ होते हैं जो एक्स वाई वाले, एक्स वाई का मतलब कार्तीय या कार्टिशियन वाले, और एक ग्राफ होंगे आर और थीटा वाले, कार्तीय या ध्रुवीय या कौन से पोलर वाले। तो दोनों के मेथड अलग अलग हैं। इसकी बजाय तो जैसे ये 10-5 ग्राफ आपके याद हो रखे हैं ना, ज़बरदस्ती भूलने पे भी नहीं भूल पा रहे हो कि गोला ऐसा बनेगा, वर्ग ऐसा बनेगा, तो 10-5 और याद करने। अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि आपने 12वीं क्लास, 12वीं के 11वीं, हाँ 11वीं क्लास के बाद में एक भी चित्र याद किया हो तो बता दो मुझे। 11वीं में जरूर ये याद किए थे, परवलय हुआ, पैराबोला हुआ, दीर्घवृत्त हुआ। उसके बाद अगर बताओ एक भी याद किया, गोले को छोड़ के, है ना। एक भी डायग्राम याद किया क्या? नहीं किया। नहीं, छठी में 7वीं में पहले त्रिभुज सीखा, फिर वर्ग सीखा, फिर घन सीखा, घनाभ सीखा, तो अब 10-5 और याद करने पड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो लिखो, ये हेडिंग लगाई ली। अब इससे नीचे लिखिएगा, कार्तीय वक्र, कार्तीय वक्र के अनुरेखण की प्रक्रिया, कार्तीय वक्र के अनुरेखण की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ ट्रेसिंग द कार्टिशियन कर्व, प्रोसीजर ऑफ ट्रेसिंग द कार्टिशियन कर्व, कार्तीय वक्र के अनुरेखण की प्रक्रिया, हेडिंग लगा लो। अब इसमें लगाइए पॉइंट नंबर फर्स्ट। एक बार लिख लो जैसा लिखा रहा हूँ, एक सवाल कराऊंगा, एक एक पॉइंट के अनुसार अपन चलेंगे, ठीक है। लिखो, पहला पॉइंट आता है सममिति या सिमेट्री। अब इसमें सवाल बनाएगा तो बीच में से बना सकता, मैं बता दूंगा कहाँ से बनेंगे।
पूरा ग्राफ नहीं बनेगा। सममिति या पहला पॉइंट लगाओ सिमेट्री, सममिति या क्या लगाना आपको, सिमेट्री, एडिंग लगा लो। सममिति या किसकी बात करेंगे, सिमेट्री की। अब सिमेट्री में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहला पॉइंट आता है सममिति या सिमेट्रिक में एक्स एक्स के परितः, एक्स एक्स के परितः सममित, एक्स एक्स के परितः सममित, एक्स एक्स के परितः सममित या सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के परितः या सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री भी अलग अलग होगी। सममिति या सिमेट्री में पहला पॉइंट लगा लो एक्स एक्स के परितः सममित। एक्स एक्स के परितः सममित का मतलब ये होगा कि जैसा ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर बनेगा वैसा ही एक्स एक्स के कहाँ बनेगा, नीचे। तो अपन एक साइड चेक कर लेंगे और अपन ये भी चेक कर लेंगे कि अगर एक्स एक्स के सिमेट्रिक है तो नीचे के पॉइंट पे ग्राफ चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। भाई सिमेट्री का मतलब जैसे मान लो कोई ग्राफ है, जैसा एक्स एक्स के ऊपर बन रहा है वैसे एक्स एक्स से कहाँ बनेगा, नीचे। इधर भी ऐसा बन रहा तो इधर भी क्या बनेगा, ऐसा। तो जैसा एक्स एक्स के ऊपर है वैसा ही क्या है, एक्स एक्स के नीचे। तो उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। लेकिन चेक कैसे करेंगे कि भाई एक्स एक्स के सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ। तो लिखो इसके अंदर, यदि वक्र के समीकरण में, यदि वक्र के समीकरण में, यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें, यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें, यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें सम संख्या या इवन नंबर हो, यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें सम संख्या या इवन नंबर हो, इवन नंबर हो, तो वक्र एक्स एक्स के परितः सममित होता है। तो वक्र एक्स एक्स के परितः सममित होता है। तो वक्र एक्स एक्स के परितः सममित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें अपन, ये सिंपल सा ग्राफ तो आपने देखा होगा आज तक। कन्फ्यूजन रहता है कि पैराबोला किधर बनेगा, कि वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4ax। अब यहाँ देखो y की घातें कितनी हैं, सम या इवन है। तो आपको पता होगा ये परवलय ऐसा ही तो बनता है, x के ऊपर और x के कहाँ बनता है, नीचे। तो देखते ही पता चल जाएगा। ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक है कि अपने यहीं काम आएगा, ये पूरी मैथ्स में काम आएगा। कहीं भी ग्राफ देखें, कोई भी ग्राफ के पॉइंट देखने हैं, किसी भी फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन बढ़ने वाला होगा, घटने वाला होगा, फंक्शन की कहाँ स्पर्श रेखा आएगी, कहाँ उसके अनंत स्पर्शी आएगी। मतलब ये खुद से सवाल पूछने की संभावना कम है इससे, लेकिन ये इतनी जगह काम आएगा, हर जगह लगभग काम आएगा। सेकंड पॉइंट लगा लो, वाई एक्स के परितः, वाई एक्स के परितः सममित, वाई एक्स के परितः है सममित, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्स के परितः सममित या सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के सिमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, जिसमें x की घातें क्या आती हो, सम संख्या। लिख लो भाई, ऊपर वाले पॉइंट में क्या लिखा था, y की घातें क्या आती हो, सम, और इसमें x की घातें क्या आएंगी आपके पास, सम या इवन आएंगी। तो ये क्या बनेगा आपके पास, सिमेट्रिक या सममित होगा किसके अबाउट, वाई एक्सिस के। कर लिया नोट सबने। अब इसका उदाहरण सिंपल से सिंपल देखें तो वही परवलय होगा कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो लिख लो, चाहे एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4ay। वैसा ही बनेगा, आधा y के इधर और आधा y के इधर बनेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट चले, थर्ड लिखो, y इक्वल टू एक्स के परितः,
y इक्वल टू एक्स के परितय सममित या सिमेट्रिक, y इक्वल टू एक्स के परितय सममित या सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स। इसमें लिखो यदि x तथा y, यदि x तथा y को परस्पर विनिमय से, यदि x तथा y के, ऐसे लिखो, यदि x तथा y के परस्पर विनिमय या बदलने से, यदि x तथा y के परस्पर विनिमय तथा बदलने से वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहे, वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहे, वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहे, तो वह y इक्वल टू एक्स के परितय सम्मित होता है, तो वह y इक्वल टू एक्स के परितय सम्मित होता है, तो वह y इक्वल टू एक्स के परितय सम्मित होता है। क्या मतलब हुआ अभी इस बात का? देखो y इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन होती है बेटा? ये लाइन कौन सी होती है? y इक्वल टू एक्स। अब जो भी ग्राफ बनेगा, जैसा इसके मान लो इधर बनेगा, वैसा ही इस लाइन के क्या बनेगा? इधर बनेगा। अब ये कहाँ बनेगा ऐसा? जैसे मान लो कोई समीकरण आपके पास ये है, जैसे ये वक्र का समीकरण दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इक्वल टू कितना? 0, ये दिया हुआ है। अब क्या बनेगा वो अलग केस है, इसका ग्राफ क्या बनेगा वो अलग बात है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका ग्राफ कहाँ बनने की संभावना है, कैसा बनेगा, तो हम देख सकते हैं कि देखो सम घात तो कहीं आ नहीं रही, तो ऊपर वाला तो काम कहीं सेट नहीं हो रहा। अब यहाँ से देखेंगे कि x और y को बदल दें तो इस समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका ग्राफ चाहे जैसा भी बनेगा, लेकिन ये गारंटी दे सकते हैं कि जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसके जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। तो ये लिख लो एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy इक्वल टू कितना? 0। इसके बाद देखो एक लाइन और आती है, थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ लिखो बेटा, y इक्वल टू माइनस एक्स के परितय सम्मित, y इक्वल टू माइनस एक्स के परितय सम्मित, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स लाइन कौन सी होती है अभी? माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स लाइन तो अभी बताई मैंने, तो y इक्वल टू माइनस एक्स कौन सी होगी बताओ? अरे भाई इतना ही तो है कि y की वैल्यू जब प्लस की हो तो x की वैल्यू किसकी? माइनस की। y प्लस एक्स इधर किसका? माइनस का। तो ये लाइन हो गई। अब जैसे इधर x प्लस का हुआ तो y किसका शुरू हो गया? माइनस का। तो ये लाइन कौन सी हो गई? y इक्वल टू माइनस एक्स। ये लाइन कौन सी हुई? y इक्वल टू माइनस एक्स। अब इसमें लिखो, यदि वक्र के समीकरण में, यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर माइनस वाई, यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर माइनस वाई, यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर माइनस वाई, x के स्थान पर माइनस वाई तथा y के स्थान पर माइनस एक्स रखने से, तथा y के स्थान पर माइनस एक्स रखने से, तथा y के स्थान पर माइनस एक्स रखने से, माइनस एक्स रखने से समीकरण अपरिवर्तित रहे, समीकरण अपरिवर्तित रहे, समीकरण अपरिवर्तित रहे, समीकरण अपरिवर्तित रहे, तो वह y इक्वल टू माइनस एक्स के सम्मित है, तो वह y इक्वल टू माइनस एक्स के सम्मित है, तो वह y इक्वल टू माइनस एक्स के सम्मित है, तो वह y इक्वल टू माइनस एक्स के सम्मित है। लाइन तो समझ ही गए, सम्मित का मतलब जैसा ऊपर होगा वैसा ही सर कहाँ होगा? नीचे होगा। अब उदाहरण देखें, कोई भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब,
और ये लिख दिया मैंने माइनस या प्लस लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्लस 3axy इक्वल टू कितना, 0। देखो देखे चेंज करके सेम ही रह रहा है क्या, सेम ही रह रहा है क्या भी, ये तो पता चल रहा होगा। तो सेम ही रह रहा है। अभी x की जगह y रखेंगे तो माइनस वाई रखना है, तो माइनस वाई क्यूब, यहाँ पहले से माइनस है फिर माइनस एक्स क्यूब तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक माइनस दूसरा भी क्या है माइनस। तो कर लो नोट एग्जाम्पल। कर लिया नोट सबने। इसके बाद नेक्स्ट लिखेगा सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित। फिफ्थ पॉइंट लगा लो इसी में, इसी में फिफ्थ पॉइंट लगा लो और उसमें लिखेगा सम्मुख चतुर्थांशों में, सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित, सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित। चतुर्थांश का मतलब क्वाड्रेंट में है ना। सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित लिखिएगा। यदि वक्र के समीकरण में, यदि वक्र के समीकरण में, यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर, यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर माइनस एक्स, यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर माइनस एक्स तथा y के स्थान पर, तथा y के स्थान पर माइनस वाई रखने से, यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर माइनस एक्स तथा y के स्थान पर माइनस वाई रखने से, माइनस वाई रखने से समीकरण अपरिवर्तित रहता हो, समीकरण अपरिवर्तित रहता हो, समीकरण अपरिवर्तित रहता हो, तो वह सम्मुख चतुर्थांशों में, सम्मुख चतुर्थांशों में, तो वह सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित होगा, तो वह सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित होगा, तो वह सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित होगा। देखो सम्मुख का मतलब ये होता है, ये वैसे कोई काम नहीं आते, बहुत रेयर केस के हैं ये, मोस्टली जो काम आते हैं ये तीन ही काम आते हैं शुरू वाले, कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, या सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये होता है कि जैसा इधर बनेगा वैसा ही क्या बनेगा, इधर बनेगा। ये होते हैं सम्मुख चतुर्थांश। अब देखो देखने से पता चल रहा है, इधर बेटा देखो x प्लस का, y भी किसका है, प्लस का। जैसे ही इसमें आएंगे x किसका हो गया, माइनस का, y भी किसका हो गया, माइनस का। यही तो कहा है मैंने कि x की जगह मैं किस में आ जाऊं, माइनस एक्स में, y की जगह सर मैं किस में आ जाऊं, माइनस वाई में। या उल्टा समझ लो कि माइनस एक्स की जगह हम किस में चले जाएं, प्लस एक्स में, और माइनस वाई की जगह हम किस में चले जाएं, प्लस वाई। समीकरण सेम रहेगा, इसका मतलब ग्राफ भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। यही तो पॉइंट लिखा हमने, अगर समीकरण सेम रहेगा तो ग्राफ भी क्या बनेगा आपके पास, सेम बनेगा। तो ये बात अभी तक तो एक ही पॉइंट चेक हुआ ग्राफ का, ऐसा नहीं कि 5 पॉइंट चेक हो गए। अब इन 5 में से उस ग्राफ में कितना पॉइंट काम करेगा, कोई एक पॉइंट काम करेगा। अभी तो इतना ही पता चल रहा है कि ऊपर नीचे इधर उधर, बस क्या बनेगा वो बाद की बात है। तो ये पॉइंट नंबर था फर्स्ट। अब देखो सेकंड लगाओ, पॉइंट नंबर लगाओ सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड लगाओ मूल बिंदु या ओरिजिन। हेडिंग लगा लो मूल बिंदु या ओरिजिन। पॉइंट नंबर सेकंड लगा लो बेटा मूल बिंदु या किसकी बात होगी, ओरिजिन की। मूल बिंदु या ओरिजिन। अब देखो इतनी बातें सीखने से महसूस हुआ होगा कि हम कई जगह कई ग्राफों में कंफ्यूज रहते थे कि इधर बनेगा इधर बनेगा, रहता है ना कंफ्यूजन। तो थोड़ा सा तो अभी दूर हुआ है। अब लिखो मूल बिंदु या ओरिजिन, लिखेगा इसमें। यदि वक्र के समीकरण में, यदि वक्र के समीकरण में कोई अचर पद नहीं हो, यदि वक्र के समीकरण में कोई अचर पद नहीं हो, यदि वक्र के समीकरण में, यदि वक्र के समीकरण में कोई अचर पद नहीं हो, तो वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है,
तो वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है। यदि वक्र के समीकरण में कोई अचर पद नहीं हो तो वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है। तो वक्र मूल बिंदु या ओरिजिन से पास आउट होगा। या तो ऐसा कह सकते हो या ऐसा कह सकते हो, किसी वक्र के समीकरण इक्वेशन में अगर x की जगह 0 रखें और y की जगह क्या रखें 0, और LHS RHS सेटिस्फाई होंगे तो वो किससे गुजरेगा? मूल बिंदु से। भाई देखो, जैसे ये कोई भी समीकरण लिखा हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ सपोज करो। अब इसमें x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू क्या हो रहा है? 0। मतलब किस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है? 0,0 पे। और जिस पॉइंट पे सेटिस्फाई होता है उस पॉइंट से ग्राफ क्या होगा? गुजरेगा। सीधी सी बात है। या ऐसे समझ लो कि अब इसमें कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं है। अब जैसे इसमें कांस्टेंट लगा दिया 5, अब बताओ 5 बराबर कितना आएगा? 0। तो डायरेक्ट तरीका ऐसे भी है कि चाहे 0 0 रख के देख लो। भाई 0 0 रखने से दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए। या ऐसा देख लो कि कोई अचर या कांस्टेंट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसी में आगे लिखो, इसी पॉइंट में न्यूनतम घातों वाले, इसी लाइन में आगे लिखो है, नेक्स्ट लाइन से लिख लो। न्यूनतम घातों वाले पदों को शून्य के बराबर रखने पर, न्यूनतम घातों वाले पदों को शून्य के बराबर रखने पर, न्यूनतम घातों वाले पदों को शून्य के बराबर रखने पर मूल बिंदु पर स्पर्श रेखाओं का, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है टेंजेंट लाइन, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है टेंजेंट लाइन का समीकरण प्राप्त होता है। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखाओं या टेंजेंट लाइंस का समीकरण प्राप्त होता है। इन स्पर्श रेखाओं से, आगे लिखेगा, इन स्पर्श रेखाओं से मूल बिंदु की प्रकृति ज्ञात होती है। इन स्पर्श रेखाओं से मूल बिंदु की प्रकृति ज्ञात होती है। इन स्पर्श रेखाओं से मूल बिंदु की प्रकृति ज्ञात होती है, अर्थात नोड या कस्प होगा। अर्थात नोड या कस्प, ऐसे लिख लो, अर्थात नोड या कस्प। बताया था पिछली क्लास में नोड और कस्प, अर्थात नोड या कस्प। भाई नोड या कस्प कैसे बनेगा? पिछली क्लास में बताया था कि स्पर्श रेखाएं अगर संपाती होंगी या संपाती नहीं होंगी, ऐसा ही बताया था। तो पहली बात तो देखो, सवाल का क्या पता चला इस पॉइंट से कि जो वक्र होगा वो मूल बिंदु से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। मूल बिंदु से गुजरने का मतलब कि जो भी ग्राफ बनेगा वो इस पॉइंट से पास आउट होगा कि नहीं होगा। अब इस पॉइंट से गुजर तो गया मान लो। अब इस पॉइंट से गुजरने के बाद यहाँ पे नोड बनेगा या कस्प बनेगा। तो नोड या कस्प की पिछली क्लास में डेफिनेशन बताई थी, स्पर्श रेखा के अनुसार पता चलेगा। तो अब यहाँ स्पर्श रेखा कैसे ज्ञात होंगी? पढ़ो, कैसे ज्ञात होंगी स्पर्श रेखा? कि न्यूनतम घातों के पदों को क्या रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। तो किसके समीकरण प्राप्त होंगे? स्पर्श रेखा के। और स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा तो हमें दिख जाएगा कि 2 स्पर्श रेखा आ रही हैं या एक स्पर्श रेखा पे ही दूसरी स्पर्श रेखा आ रही है। 2 ही तो केस बने थे नोड या कस्प में। या तो स्पर्श रेखाएं संपाती नहीं होंगी तो क्या बना था? नोड। और संपाती हुई तो क्या बना था? कस्प बना था। अब लिखो थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। थर्ड पॉइंट आता है अनंत स्पर्शी असमटोट। थर्ड पॉइंट आता है अनंत स्पर्शियां या असमटोट। अनंत स्पर्शियां या असमटोट। तो अनंत स्पर्शी तो हम, असमटोट तो हम ज्ञात करना सीख चुके। क्या दोनों जान गए? अक्षों के समांतर होगी तो भी देख सकते हैं और तिर्यक होगी तो भी हम देख सकते हैं। तो इसमें लिख लो हमें ज्ञात करनी आती है ना। तो इसके बाद क्या देखेंगे? अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी देखो सारी देखनी पड़ेंगी। कौन सी देखनी पड़ेंगी? लिख लो, चाहे एक्स एक्स के समांतर भी हो सकती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो सकती है और एक्स एक्सिस भी हो सकती है। एक्स एक्स के समांतर या वाई एक्स के समांतर।
और कुछ कोई रेयर केस ऐसा आएगा जिसमें क्या देखनी पड़ेगी आपको, तिर्यक या ओब्लिक देखनी पड़ेगी कि कोई बनेगी। बाकी ग्राफ में बहुत रेयर केस में तिर्यक अनंत स्पर्शी काम आती है। तो अनंत स्पर्शी का हम पूरा पढ़ चुके हैं कि चाहे कोई सी अनंत स्पर्शी हो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ क्या चेक करेंगे, अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु। अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु, अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु, अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट एट एक्सिस। अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट एट एक्सिस, इसका मतलब ये है, जैसे मान लो ये ग्राफ बनाया मैंने, सपोज करो ये ग्राफ बना, किसी का बन गया ग्राफ। अब ये ग्राफ बना, एक तो हमें पता चल गया था किससे गुजरेगा, मूल बिंदु से। एक सममित या सिमेट्रिक भी पता चल गया था पहले कि जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही कहाँ बनेगा, नीचे। इसके बाद इसकी अनंत स्पर्शी यहाँ आती है, ये इसकी क्या होती है, अनंत स्पर्शी, ये भी पता चल गई, पीछे से दिख जाएगी। नोड बनेगा, कस बनेगा, वही पता चल गया। अब ये पता चलना है कि ये यहाँ किस बिंदु पे काटेगा, ये भी तो पता चलना चाहिए। भाई अक्षों पे प्रतिच्छेद का मतलब भाई वाई एक्सिस पे बनेगा तो वाई पे काटेगा, एक्स पे बन रहा है तो कहाँ काटेगा, एक्स पे काटेगा। तो अब अक्षों का प्रतिच्छेद का मतलब है कि हमें ये पॉइंट पता चलना चाहिए कि यहाँ किस बिंदु पे प्रतिच्छेद या काटेगा। तो बताओ कैसे चेक करेंगे, अरे कैसे चेक करेंगे, इतनी महाभारत नहीं है ये। अगर एक्स एक्सिस पे देखना है तो y इक्वल टू क्या रख लेंगे, 0। भाई एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं यहाँ, तो एक्स एक्सिस पे पूरे पे कहाँ काटेगा तो y की वैल्यू क्या रख लेंगे, 0। तो किसका मान आ जाएगा, x का। और इधर बात करनी हो तो y की वैल्यू कितनी रखेंगे, x की 0 या y की 0, इधर x की 0 रख लेंगे, इधर किसके रख लेंगे, y की 0। लिखो फिर भी, वक्र के समीकरण में, वक्र के समीकरण में, वक्र के समीकरण में y इक्वल टू 0 रखने पर, वक्र के समीकरण में y इक्वल टू 0 रखने पर, वक्र के समीकरण में y इक्वल टू 0 रखने पर x के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं। काल्पनिक कहीं बिंदु नहीं आएगा, ग्राफ बनाते समय ये ध्यान रखना, काल्पनिक किसी में भी काम नहीं आएगा। न रेखा खींचने में काल्पनिक काम आता है, न अनंत स्पर्शी में काम आता है, न अभी पीछे पॉइंट देखे थे हम उनमें कोई काल्पनिक काम आएगा, न ग्राफ बनाने में कोई काल्पनिक बिंदु कहीं काम आएगा। काल्पनिक बिंदु होगा तो उसको छोड़ देंगे तुरंत प्रभाव से। तो क्या लिखा हमने, वक्र के समीकरण में y बराबर 0 रखने पर हमें x के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं, x के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं। तो x के वास्तविक मान, आगे लिखो, तो x के वास्तविक मान, तो x के वास्तविक मान तथा y इक्वल टू 0 से, तो x के वास्तविक मान या रियल वैल्यू से, तो x के वास्तविक मान तथा y इक्वल टू 0 से प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 से प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जो कि प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा जो कि x x पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है, जो कि x x या x एक्सिस पर प्रतिच्छेद करता है, जो कि x x या x एक्सिस पर प्रतिच्छेद करता है, जो कि x x या x एक्सिस पर प्रतिच्छेद करता है। भाई देखो, जैसे ही हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, x की। तो यहाँ पॉइंट प्राप्त हो जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो तो यहाँ रख देंगे, और y की वैल्यू कितनी है, 0। जैसे मान लो a वैल्यू आई तो पॉइंट कितना हो जाएगा, a, 0। अगली लाइन में लिखो, इसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार x इक्वल टू 0, इसी प्रकार x इक्वल टू 0 रखने से, इसी प्रकार x इक्वल टू 0 रखने से y के वास्तविक मान, इसी प्रकार x इक्वल टू 0 रखने से y के वास्तविक मान, इसी प्रकार x इक्वल टू 0 रखने से y के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं, y के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं। तो y के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं तो x इक्वल टू 0, y के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं तो x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 0 तथा
y के वास्तविक मानों से x इक्वल टू 0 तथा y के वास्तविक मानों से प्रतिच्छेद बिंदु y के वास्तविक मानों से बिंदु प्राप्त होगा, ऐसे लिख लो। y के वास्तविक मानों से बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा जो कि y x का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा या बिंदु प्राप्त होगा जो कि y x या y एक्सिस का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। क्लियर है? एक बार लिख लिया, वैसे तो आसान सी बात थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद देखो अगला पॉइंट आता है क्षेत्र या रीजन। अगला पॉइंट आता है क्षेत्र या रीजन। अगला पॉइंट आता है आपके पास क्षेत्र या रीजन। अब क्षेत्र या रीजन का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है अपने पास कि वो फॉर्मूला लगाएं और क्षेत्र या रीजन पता चल जाए। वो हर सवाल में खुद से सोचना पड़ेगा। क्षेत्र या रीजन में हम पहले वो भाग देखते हैं जहां अपना ग्राफ नहीं जाता हो। जैसे मान लो कहीं ये हो, किसी भी समीकरण में ये पॉइंट आ रहा हो x माइनस ए का, या ऐसा लिख लो कि a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा हो किसी ग्राफ के समीकरण में। ऐसे समझ के चलो कि क्या आ रहा हो, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर इधर फिर अंडर रूट, या ऐसे समझ लो 1/2 ले लो, है ना, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं लिखा ना इसलिए। a माइनस एक्स की पावर कितनी आ रही है, कहाँ, 1/2। ठीक है, अब इसमें देखो किसकी वैल्यू रखी जाती है, x की वैल्यू। मान लो यही सवाल है आपके पास, y इक्वल टू ऐसा है समझने के तौर पे। अब वैल्यू किसकी रखेंगे बेटा, x की। x की वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, y की। तब पॉइंट बनेगा x कॉमा क्या बनेगा, y। अब यहाँ से ये मत देखो कि x की वैल्यू सर 0 रख दूँ, a/2 रख दूँ। ऐसा देखो इसमें कि x की वैल्यू में अगर a से ज़्यादा रख दूंगा, ये तो परमानेंट है, a से ज़्यादा रखते ही ब्रैकेट में वैल्यू किसकी, माइनस की। ब्रैकेट में वैल्यू किसकी, माइनस की। ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, काल्पनिक। इसका मतलब अपन तुरंत काट देंगे कि a से आगे तो ग्राफ नहीं जाएगा। ऐसे चेक होता है क्षेत्र, कि वो पॉइंट देखे जाते हैं जिनके बाद में वैल्यू क्या बन जाती है, काल्पनिक। तो इससे गारंटी मिल गई कि अपना जो ग्राफ है इस a से तो आगे नहीं जाएगा। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, क्षेत्र देखते हैं। तो लिख लो इसमें 2-3 लाइन, बाकी वो सवाल सवाल पर डिपेंड करेगा, पॉइंट रख के देखना पड़ता है। अभी लिख लो इसमें, उन क्षेत्रों को ज्ञात करते हैं, उन क्षेत्रों को ज्ञात करते हैं, उन क्षेत्रों को ज्ञात करते हैं जहां वक्र का कोई भाग स्थित नहीं होता है। उन क्षेत्रों को ज्ञात करते हैं जहां वक्र का कोई भाग स्थित नहीं होता है। उन क्षेत्रों को ज्ञात करते हैं जहां वक्र का कोई भाग स्थित नहीं होता है। अर्थात उन मानों के लिए, अर्थात उन मानों के लिए, अर्थात उन मानों के लिए, अर्थात उन मानों के लिए किसी एक चर का मान काल्पनिक प्राप्त होता है। अर्थात उन मानों के लिए किसी एक चर का मान काल्पनिक प्राप्त होता है। अर्थात उन मानों के लिए किसी एक चर का मान काल्पनिक प्राप्त होता है। अब कई सवालों में y की वैल्यू रखेंगे तो किसकी आएगी, x की, तो x काल्पनिक हो जाएगा फिर। तो पहले वो देखेंगे मोटे मोटे तौर पे कि कहाँ ग्राफ नहीं जाएगा। जाएगा वो तो दिख जाएगा, लेकिन पहले देखेंगे ग्राफ कहाँ नहीं जाएगा। भाई न जाने वाले पॉइंट ज़्यादा है, भाई ग्राफ में जाने वाले पॉइंट तो कम होते हैं। भाई ग्राफ कहाँ बन रहा है, ये ग्राफ जैसे 0 से इधर कितना बन रहा है, इधर 0 से कितना बन रहा है, माइनस से। वैसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आगे नाम आएगा इसकी तब बात करेंगे, है ना। तो ये अनंत स्पर्शी हो गई, इसकी x इक्वल टू कितनी हो गई, माइनस से। अब रहेगा तो इतना, बाकी तो पोर्शन क्या है, छोड़ने का है पूरा। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, वो सवाल पे डिपेंड करेगा कि वहाँ 2a है या a/2 है या y माइनस है या x माइनस है, किस तरीके सवाल लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वर्धमान एवं ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वर्धमान एवं ह्रासमान, इंक्रीजिंग एवं डिक्रीजिंग। वर्धमान एवं ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग।
वर्धमान एवं ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये भी पॉइंट से ही पता चलेगा, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखो ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यू। x की वैल्यू के ये ग्राफ यहाँ जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे x के इस मान पे y की ये वैल्यू आई होगी, यहाँ वाली वैल्यू, तभी तो ये पॉइंट आया है। जैसे मान लो किसी ग्राफ में देखते हैं कि x इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट लगा रखा है, यहाँ मान लो y की वैल्यू कितनी है 2, तभी तो पॉइंट आता है 1 कोमा कितना 2। अब इस ग्राफ जो ये दिख रहा है आपको, इसमें ऐसे ही तो है, ये पॉइंट 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 मिलके फिर ऐसे पॉइंट पॉइंट होके ऐसे ही तो आ रहा है। ग्राफ पॉइंट से तो मिलके क्या बनता है ग्राफ, फिर अपन फ्री हैंड बना देते हैं, अपन को कौन सा उस ग्राफ में बनाना है कि एक एक लाइन का महत्व है, उस ग्राफ में तो एक एक लाइन का महत्व रहता है। लेकिन यहाँ तो अपन को पता चलना चाहिए कि बेसिक आइडिया लगना चाहिए कि ऐसा बनेगा। भाई समाकलन के अंदर ऐसा मान के चलो, यहाँ इनकी ज़रूरत कम होगी, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा एक बहुत रेयर में कोई सवाल होगा जिसमें हमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और समाकलन के मान के चलो 3 से 4 सवाल तो कन्फर्म आएंगे। ये क्षेत्रफल वाले अलग अलग हैं, चाप की लंबाई। अब इसमें देखो जैसे जैसे बेटा मैं आगे चल रहा हूँ, क्या x के मान बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे चला तो x की वैल्यू तो बढ़ी, और जैसे जैसे मैं आगे चला वैसे वैसे ग्राफ भी कहाँ जा रहा है, ऊपर। इसका मतलब x के मान बढ़ने के संगत या करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब अभी तक तो ग्राफ क्या चल रहा है, वर्धमान, या क्या चल रहा है, इंक्रीजिंग। इसके बाद देखो जैसे ही इस पॉइंट पे आ गए, अब ये कितनी भी वैल्यू होगी वो बाद की बात है, सवाल पे डिपेंड करेगी। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जैसे x के मान तो बढ़ रहे हैं, x कम थोड़ी हो रहा है, x की वैल्यू तो आगे से आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन y की वैल्यू वापस से क्या शुरू हो गई, घट रही है। भाई y की वैल्यू यहाँ टॉप पे थी, अब यहाँ आ गई तो y की वैल्यू तो कम हो गई। इसका मतलब यहाँ ग्राफ क्या हो रहा है, आसमान हो रहा है। तो ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा लगा देंगे पता चल जाएगा कि सर ग्राफ इतनी दूर तक तो बढ़ेगा इसके बाद घटेगा, ऐसा कोई नहीं है। वो सवाल में पॉइंट देखने से ही पता चलेगा। तो इसमें लिख लो, चाहे लिखना चाहो तो, वर्धमान है आसमान में। वक्र के समीकरण में, वक्र के समीकरण में, वक्र के समीकरण में x के मान बदलने से, वक्र के समीकरण में x के मान बदलने से y के मानों में, वक्र के समीकरण में x के मान बदलने से या परिवर्तित करने से y के मानों में परिवर्तन, y के मानों में परिवर्तन, y के मानों में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, y के मानों में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। ब्रैकेट में लिख लो, घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। y के मानों में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। घटने का मतलब आसमान, बढ़ने का मतलब वर्धमान। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे। ये पॉइंट चेक करने पे ही काम हो पाएगा कि ग्राफ किधर से किधर बनेगा। ठीक है, अब देखो एक सवाल लिख रहा हूं मैं और फिर उस पर बात करते हैं। ये लिखा हुआ वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। बात नहीं बेटा ना, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। अभी तो बनाना सीखेंगे, लेकिन ये याद रहना चाहिए। इसका नाम है क्या है, स्ट्रोफॉइड। इसे क्या कहते हैं भाई, स्ट्रोफॉइड नाम है इसका। ये अब इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। थोड़ी बहुत बातें तो देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एक तरफ सवाल देखो, एक तरफ पॉइंट पढ़ के देखो, है ना, कुछ तो होगा ही। और स्वामी रामदेव कहते हैं कि करने से ही कुछ होता है ना, तो इसलिए कुछ करोगे तभी कुछ होगा, है ना, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए
मैं नहीं कहता हूँ ये बात, है ना, मैं कुछ खुद से तो कुछ कहता ही नहीं, है ना। कहाँ गया था बेटा? ऐसे मत जाए कि फिर मन नहीं लगता मेरा इतनी देर, है ना, मैंने क्या क्या बातें कह दी, है ना, ऐसे मत जाए कर चलती। तो पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट वाइज चलेंगे बीच में, है ना। तो सॉल्यूशन लगाओ और पॉइंट नंबर 1 लगाओ। सॉल्यूशन लगा के पॉइंट नंबर 1 देखो इसके अंदर। मुझे पहला पॉइंट क्या है थ्योरी का बताओ? सममित या सिमेट्रिक पॉइंट लिखवाया था। अब ये सममित या सिमेट्रिक की बात करें तो ये बताओ किसके सममित है, ये किसकी घातें सम आ रही हैं? पहला पॉइंट तो यही है। तो y की घात सम आ रही है इसके अंदर, वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ x की तो 1 पावर आ रही है, और यहाँ x की कितनी पावर आ रही है? 3 भी आ रही है। तो पहले पॉइंट में अगर हम बात करें सममित या सिमेट्रिक में, सममित या सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो ये किसके सममित है? एक्स एक्स के सममित है। ये सिमेट्रिक किसके है भाई? ये एक्स एक्स के, अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि y की घातें क्या हैं? सम या इवन। तो y की घातें क्या आपके पास? सम या इवन। y की घातें सम है, तो ये किसके सममित या सिमेट्रिक हुआ? एक्स एक्सिस के। पहला पॉइंट सममित वाला हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ के बताओ क्या था? मूल बिंदु से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा? ये तो सबसे आसान है। मूल बिंदु से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? गुजरेगा मूल बिंदु से भाई। या वैसे तो कोई कांस्टेंट नहीं है पहली बात, या x 0 रख लो, y क्या रख लो? 0, तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो मूल बिंदु से गुजरेगा। तो दूसरा पॉइंट था अपने पास मूल बिंदु या किसकी बात थी? ओरिजिन पॉइंट की। तो मूल बिंदु से गुजरता है या पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरता है। करो देखे, 2 पॉइंट तो नोट करो। मूल बिंदु से गुजरेगा, इसके बाद अनंत स्पर्शी से पहले मूल बिंदु में एक पॉइंट और लिखा हुआ है। देखो मूल बिंदु एक ही लाइन का थोड़ी था, और भी बातें लिखी है उसमें। अब बताओ क्या स्पर्श रेखा आएगी? क्या लिखा हुआ उसमें? न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखने पर क्या मिलेगी? स्पर्श रेखा। ऐसा ही लिखा हुआ है क्या उसमें? अब न्यूनतम घात के पद देखो इसमें कौन कौन है बताओ। मैं यही बात कर लेता हूँ किसकी? स्पर्श रेखा है टेंजेंट लाइन की। अब न्यूनतम घात का मतलब है कि कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं है। फिर कितनी घात का पद देखा जाता है? 1 घात का। 1 घात का कोई पद है क्या इसमें? नहीं है। ये गुणा भी तो होगा बेटा इससे। कितनी घात का है? 2 का। ये कितने का होगा? 3 का। 2 इसकी, 1 इसकी, टोटल कितनी? 3। यहाँ से देखें तो 2 का, और ये कितने का? 3 का। तो न्यूनतम घात के पद कितनी घात के हुए? 2 घात के। 2 घात का एक तो देखो ये आएगा वाई स्क्वायर इंटू कितना आएगा? ए। इसको इधर ले आऊँ क्या? माइनस, और ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो गया? 3a। यही बना आपके पास, और इक्वल टू कितना हुआ? 0 हुआ आपके पास। वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर 3a इक्वल टू कितना हुआ? 0। बताओ क्या स्पर्श रेखा आएगी? सोल्व करके बताओ देखे। एक ए तो 0 में चला जाएगा, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा? अरे वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बेटा? 3x स्क्वायर।
तो स्पर्श रेखा का मतलब सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। इसका मतलब समीकरण कितनी घात का होना चाहिए? एक घात का। एक घात का होना चाहिए तो दो आएंगी, प्लस माइनस अंडर रूट 3x। तो एक रेखा तो आएगी y इक्वल टू प्लस अंडर रूट 3x, और एक स्पर्श रेखा आएगी माइनस y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x। तो कितनी स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई? दो। करो देखिए नोट। अब इससे क्या पता चला कि ये कस्प बना या नोड बना? इससे क्या पता चला ये कस्प बना या नोड बना? अब कॉपी पीछे खोलो, पहले दोनों परिभाषाएं पढ़ो, नोड और कस्प की, क्यों किसी को नहीं आ रही। ये भी तो है ना समस्या अपने साथ। हाँ, अगर आती तो बता देते, लेकिन आ ही नहीं रही, ये है ना। अब दोनों परिभाषाएं पढ़ो, नोड की और उसके जस्ट नीचे लिखी हुई है कस्प की। प्रकार प्रकार में नहीं जाना आपको, है ना। क्या लिखा हुआ उसमें, नोड में क्या लिखा हुआ है? स्पर्श रेखा होनी चाहिए उस पर्टिकुलर बिंदु पे, और संपाती नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है क्या? अब ये यहाँ कितनी स्पर्श रेखा प्राप्त हुई हैं? दो। क्या ये अलग अलग है या सेम ही है? भैया ये स्पर्श रेखा कहाँ बनेगी? एक स्पर्श रेखा तो जैसे y इक्वल टू ये लाइन होती है x, तो यहाँ 1 होता है। अब इसमें कितना है? अंडर रूट 3 है, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बन जाएगी, लेकिन एक लाइन तो ये बनेगी, और एक माइनस वाली है तो एक ये बनेगी। तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं? अलग अलग। इसका मतलब यहाँ क्या बना? नोड बना। यहाँ क्या बना? नोड। तो लिख लो अभी, यहाँ क्या बना आपके पास? नोड बना। तो अगर कई बार मूल बिंदु पे पूछता है कि नोड बनेगा या कस्प बनेगा, तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं स्पर्श रेखा ज्ञात करके कि नोड बनेगा या वहाँ क्या बनेगा? कस्प बनेगा। इसके बाद में क्या था? अनंत स्पर्शी। हाँ, इसके बाद अपने पास था अनंत स्पर्शी या असमटोट। इसके बाद अपने पास क्या थी? अनंत स्पर्शी या क्या चेक करनी है सर? असमटोट। अनंत स्पर्शी बताओ कहाँ आएगी? भाई अक्षों के समांतर देखते हैं पहले। तो अक्षों के समांतर देखेंगे तो अक्षों के समांतर ये कहा था कि y की अधिकतम घात का गुणांक देखते हैं, या x की अधिकतम घात का क्या देखते हैं? गुणांक। ऐसे ही पढ़ के आए पीछे। अब यहाँ देखो y की अधिकतम घात का गुणांक, ये अधिकतम घात है y की, इसका गुणांक कितना है? a प्लस एक्स। ये भी कहा था गुणांक क्या होना चाहिए? एक घाती गुणनखंड होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? वास्तविक होने चाहिए। तो यहाँ देखो कितना हुआ बेटा? a प्लस एक्स। तो ये किसके समांतर है? वाई एक्स के समांतर। वाई एक्स के समांतर जब अनंत स्पर्शी देखी जाती है तो वाई की क्या देखी जाती है? अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, और उसका गुणांक या कॉफिशिएंट कितना हुआ? a प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब कौन सी रेखा प्राप्त हो गई? x इक्वल टू माइनस ए, ये अनंत स्पर्शी। और देख लेते, एक्स एक्स के समांतर कब देखी जाती है? x की अधिकतम घात। तो x की अधिकतम घात देखो यहाँ से मिलेगी, x की पावर कितनी? 3। गुणांक कितना है? -1। क्या -1 बराबर 0 होगा? क्या नहीं होगा? तो इसका मतलब और अनंत स्पर्शी नहीं है। ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था? अक्षों पर प्रतिच्छेदन बिंदु। अक्षों पर प्रतिच्छेदन बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट एट एक्सिस। बताओ कहाँ कहाँ काटेगा अक्षों पे? अक्षों पर प्रतिच्छेदन बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट एट एक्सिस। भाई अक्षों में प्रतिच्छेदन ये बताया था कि जब एक्स एक्स पे कहाँ काटेगा ये देखना हो तो y की वैल्यू क्या रखते हैं? 0। y की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। तो y की वैल्यू 0 रखी तो ये तो हो गया 0। अब ये बच गया एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। तो एक तो आ गया x इक्वल टू 0। वो तो पहले ही पता है कि किससे गुजरता है? मूल बिंदु से। तो वो पॉइंट तो लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं है। एक तो कहाँ से गुजरेगा? जब y इक्वल टू 0 पर। एक तो क्या आएगा? x इक्वल टू 0, तो पॉइंट कितना बन गया? 0,0। तो वो तो पहले से पता है, कोई बात नहीं है। इसके बाद एक फैक्टर और बच रहा है x या 3a माइनस एक्स। तो यहाँ से पॉइंट कितना आएगा? 3a। इसका मतलब दो बिंदु या पॉइंट आ गए आपके पास।
एक तो पहले से पता है 0,0 और एक हो गया x की वैल्यू 3a और y की वैल्यू कितनी 0। तो एक पॉइंट हो गया बेटा 3a कॉमा कितना 0। करो देखे नोट। वाई एक्स पे भी देख लो, x का मान 0 रख के देखो देखिए y कहाँ काटेगा। दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। अगर x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 तो ये पूरा 0, यहाँ 0 तो ये बच गया वाई स्क्वायर इंटू ए। तो y बराबर कितना 0। वो तो पहले ही पता है x 0 पे y कितना आएगा 0। तो यही पॉइंट आ रहा है दोनों साइड से अपने पास। कर लिया नोट सबने। अब देखो पॉइंट नंबर 4 पे बात हो गई। 5 पे देखो, 5 पे यही बात कर लेता हूँ। देखो पांचवा पॉइंट क्या था, क्षेत्र या रीजन। क्षेत्र या रीजन में क्या कहा था मैंने, ऐसा ही कुछ समझाया था कि किसके मान रखे जाते हैं एक्स के और फिर किसके मान देखे जाते हैं वाई के, ऐसा ही बताया था। और वाई के मान क्या नहीं आने चाहिए, काल्पनिक नहीं आनी चाहिए। बोले यही तो देखा था, काल्पनिक नहीं आनी चाहिए। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए सवाल में कि सवाल में x की वैल्यू रखें और किसकी वैल्यू आए y की। तो सवाल किसके बराबर होना चाहिए, y बराबर, तब आसानी पूर्वक वैल्यू आएगी। भाई सवाल कोई भी सवाल है, एक तो ऐसे लिखा हुआ है जैसे ये लिख रहा हो, अब x की वैल्यू यहाँ भी रखूँगा यहाँ भी रखूँगा फिर इनको उधर ले जाऊँगा, तब जाके किसकी वैल्यू पता चलेगी y की। इससे बढ़िया है कि हम शुरू में ही लिख लें इस सवाल को, शुरुआत में ही हम ऐसा लिख लूँ y इक्वल टू अंडर रूट और कितना हो गया, एक x तो बाहर कर देता हूँ। देखो ये हो गया x अंडर रूट कितना हो गया 3a माइनस एक्स और ये कितना हो गया a प्लस एक्स। ये सवाल बन गया आपके पास। अब किसकी वैल्यू रखनी है, y, x की वैल्यू रखनी है और किसकी वैल्यू आएंगी y की। लेकिन पहले ये देखेंगे दिक्कत कहाँ है। दिक्कत कहाँ मतलब जहाँ वैल्यू क्या आएंगी, काल्पनिक आएंगी, जहाँ डिफाइन नहीं हो रहा हो ग्राफ। तो एक तो देखो ऊपर भी ध्यान रखना है और नीचे भी, दोनों जगह ध्यान रखना। बाहर वाले का तो कोई लोड नहीं है, चाहे प्लस का हो चाहे किसका हो माइनस का, कितना ही रखें। इसमें बताओ कि x की वैल्यू कहाँ तक बढ़ा सकता हूँ। अब देखो दो तरीके से बढ़ानी है वैल्यू, ऐसे नहीं कि मन में वो रख ले। एक बार x की वैल्यू प्लस में बढ़ा लो और एक बार x की वैल्यू किस में बढ़ा के देख लो, माइनस में, कि प्लस में तो यहाँ तक लिमिट है और माइनस में यहाँ तक इतना ही ग्राफ आएगा, बाकी में दिक्कत है। अब यहाँ देखो साफ दिख रहा है आपको कि 3a अगर रख दूंगा, x इक्वल टू कितना रख दूं 3a, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। x इक्वल टू 3a, y की वैल्यू कितनी 0। तो यही तो है x इक्वल टू 3a, y की वैल्यू कितनी 0। मतलब यहाँ तो ग्राफ x पे काटेगा। अब बोले सर a रख लो, कितनी 0, 0 के बाद कितना a, 0 पे तो कितनी आएगी, x 0 रखूँगा तो y कितना आएगा 0। भाई यहाँ सिंपल समझ भी सकते हैं अपन ग्राफ से कि सर x 0 रखूँगा तो y कितना आ रहा है 0, और जब मैं x की वैल्यू 3a रख दूंगा तो वापस से कहाँ आ जाऊँगा, यहीं आ जाऊँगा। अब बीच का मामला है, अब बीच में देख लेते हैं थोड़ा सा आइडिया। a रख के देख लेते हैं, a रखेंगे तो बाहर तो कितना है a, अंदर देखें तो कितना हुआ 2a और यहाँ कितना हुआ 2a, इससे ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आई a। अब ये पॉइंट तो कितना है बेटा 0 0 और ये कितना था 3a और यहाँ a था। जब x की वैल्यू a रखूँगा तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है a, इसका मतलब ग्राफ है ऊपर जा रहा है। अब इससे इतना आइडिया लग जाएगा कि ऊपर जा रहा है फिर वापस कहाँ आएगा 0 पे, इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत तो अपन को यहाँ वो रेखाएं तो खींचनी नहीं है कि 2a पे नीचे कितना आएगा, है ना, और 3a/2 1.5 पे नीचे कितना आएगा, ऐसे रेखा तो खींचनी नहीं है अपन को। यहाँ तो एक आइडिया लगना चाहिए ग्राफ बनेगा कैसा, ठीक है। अब यहाँ से क्षेत्र का प्लस में तो पता चल गया, किस में पता चला प्लस में। अब किस में देखूँ, माइनस में। अगर x की वैल्यू माइनस रखूँ तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी माइनस में दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार माइनस में दिक्कत कहाँ है, नीचे।
जैसे ही माइनस ए रख दूंगा तो वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट हो जाएगी। माइनस से रखते ही वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट। और माइनस ए से आगे जाने के बाद तो वैल्यू किसकी बन जाएगी, यहाँ वैल्यू किसकी आएगी, माइनस ए, माइनस की बनेगी तो मान क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। मतलब माइनस ए पे तो जा रहे हैं कहाँ, इनफाइनाइट पे, और माइनस ए से हम आगे जा नहीं सकते, तो यहाँ अटक गए इस पॉइंट पे। ये कितना मान लिया हमने, x इक्वल टू कितना पॉइंट है आपका, माइनस ए, ठीक है। अब बोले सर थोड़ा पहले तो देखो कि किधर जाएगा ग्राफ, नीचे आ रहा है या ऊपर बढ़ रहा है, क्या करें। तो देखो -a/2 रख लेते हैं, माइनस कितना रख लेते हैं, a/2, तो ये हो गया -a/2 तो बाहर। और यहाँ से देखो जैसे यहाँ रखेंगे तो कितना हो गया, 3a - a/2, कितना बच गया, अरे कितना बच गया, यही बचा क्या, जागो नई गणित सीख गए। और ये कितना बच गया आपके पास, a/2, यही बचा आपके पास। अब देखो a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऐसा ही हुआ। अच्छा माइनस रखा ना तो 7 हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया, 7/2 हो गया। अब ये हुआ √7। अब √7 की वैल्यू आप जानते हो कि कोई वैल्यू किसके करीब आएगी, 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 2 पॉइंट आएगी क्या, आएगी क्या, अरे भाई 4 का अंडर रूट ही कितना आ जाता है, 2, तो 7 का अंडर रूट तो 2 से ज़्यादा ही आएगा। अब ये वैल्यू है थोड़ी 2 से ज़्यादा, 2 से कितनी भी ज़्यादा हो, ये किससे कटेगा, 2 से, तो यहाँ वैल्यू किससे ज़्यादा आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी, और वो भी किसका, माइनस का। अब वैल्यू x की किस में रखी है, माइनस में, और y की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में, लेकिन रखी कितनी है, a/2, कितनी रखी थी बेटा मैंने, a/2, और वैल्यू आ रही है -a से भी कहाँ ज़्यादा, तो -a इधर ही होगा y का, तो a/2 पे यहाँ पहुँच गए अपन तुरंत ही, ऐसे आएगा ग्राफ। और जैसे ही -a पे कहाँ जाएगा, अनंत पे, -a पे कहाँ जाएगा, अनंत पे। अब वापस से आ जाओ, किसके सिमेट्रिक था, x एक्सिस के, तो जैसा ऊपर बना वैसा ही कहाँ बनेगा, नीचे, जैसा नीचे बना वैसा ही कहाँ बनेगा, ऊपर। और ये क्या हो गई, इसकी अनंत स्पर्शी, ये ग्राफ आपका बना लो। तो ऐसे बनेगा पूरा ग्राफ, है ना। तो इसलिए कहता हूँ 10-15 ग्राफ और याद करो, है ना, थोड़ा सा आगे बड़े हो गए अपन, 10वीं 11वीं के बाद एक भी ग्राफ याद नहीं किया कि इसका समीकरण है, ये इसका समीकरण है, तो थोड़ी और ज़रूरत है ना। अगर मैं ये ऐसे डायरेक्ट लिखवा देता ना 20 ग्राफ, ले मास्टर खा गया, ऐसे कैसे याद होंगे, हैं मजाक समझ रखा है क्या है ना। ग्राफ बनाना ही नहीं सिखाया, खा गया, है ना। अब सीख लो, है ना। एग्जाम में जब भी ग्राफ आए तो 7-8 बिंदु, इसमें तो कई 1-2 बिंदु और भी जुड़ेंगे आगे, है ना। ये तो कार्तीय ही है, अभी ध्रुवीय और आएंगे, उसमें तो कोण से घूमेगा फिर, है ना। यहाँ तो XY बिंदु से चलता है, उसमें थीटा होता है, तो किससे घूमेगा, कोण से, ये है। ग्राफ तो याद करने पड़ेंगे भी, ये है ना, ग्राफ याद करने पड़ेंगे। ग्राफ यहाँ नहीं पूछेगा, यहाँ इतना ही सवाल बन सकता है कि किसके सममित होगा, किसके सिमेट्रिक होगा, वक्र हासमान होगा या क्या होगा, वर्धमान होगा, ये सवाल बनते हैं इसमें, बीच में से एक पॉइंट पे पूछ लेगा। अब ये पूछेगा कि ये एक क्षेत्र दे देगा कि 0 से लेके माइनस या 0 से लेके -a में वक्र x के ऊपर हासमान होगा या वर्धमान होगा, या मूल बिंदु से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, किसके सममित या किसके सिमेट्रिक होगा, ऐसे कई सारे सवाल बनते हैं। पूरा ग्राफ नहीं पूछेगा, बीच में से स्पर्श रेखा पूछ लेगा। वैसे स्पर्श रेखा तो अलग पढ़ोगे आप लोग वैसे तो, लेकिन मूल बिंदु पे स्पर्श रेखा पूछ ली। अनंत स्पर्शी वापस से रिवाइज हो रही है अपनी, अनंत स्पर्शी, अकेले अनंत स्पर्शी का तो एग्जाम में सवाल आना ही आना है। अरे अनंत स्पर्शी का सवाल तो एग्जाम में आएगा आएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं कि कोई खराब चीज़ें हैं ये, है ना, कि अनंत स्पर्शी दोबारा से रिवाइज हो रही है। प्रतिच्छेद कहाँ काटेगा, तो ग्राफ का ये तो पता चलना चाहिए किस बिंदु पे काटेगा, एक्सिस पे। तो सवाल पूरे का नहीं बनेगा। पूरा ग्राफ कहाँ काम आएगा, समाकलन में काम आएगा। समाकलन में डायरेक्ट कहेगा कि स्ट्रोफोइड में 0 से लेके 3a के बीच में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 0 से लेके कहाँ करेगा, 3a, या ऐसा कह देगा कि प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही समीकरण देगा आपको। अब यहाँ कई बार क्या करता है, 3a की जगह कितना कर देता है, a - x कर देता है, तो उसमें भी क्या बनता है, स्ट्रोफोइड बनेगा। बस ये पॉइंट 3a की बजाय कहाँ आ जाएगा, a पर।
तो ये पॉइंट हो गया आपके पास, ठीक है। अब वो पूछेगा इसमें कि प्रथम चतुर्थांश में स्ट्रोफॉइड ये समीकरण दे देगा, और इसका क्या पूछेगा, क्षेत्रफल या एरिया पूछेगा। या ऐसा ही पूछ सकता है कि चाप की लंबाई कितनी होगी, वहाँ चाप की लंबाई भी आती है, चापकलन भी पढ़ेंगे, तो चाप की लंबाई कितनी आएगी। अब वहाँ आपकी इच्छा है कि अगर आपके ग्राफ याद है तो ये स्ट्रोफॉइड बना, और तुरंत क्षेत्रफल के फॉर्मूले से 1 मिनट के अंदर अंदर क्या आ जाएगा, आंसर। और हमें ये समीकरण देखने के बाद यही पता नहीं चल रहा कि है क्या ये, है ना, तो फिर कोई इलाज नहीं है अभी, है ना। तो कैसा फील हो रहा ग्राफ बनाना सीखने के पश्चात, है बढ़िया फील नहीं हो रहा। यही समस्या है देखो तुम्हारे साथ, है ना। देखो दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो क्या है कि कोई काम करते हैं और काम करने के बाद खुश होते हैं, एक तो वो तरीका है, और एक काम खुशी खुशी से करते रहें, ठीक है, काम क्या करते रहें, खुशी खुशी से, फिर भी काम होना है। दो तरीके हैं काम करने के। अब एक तो मान लो आपको कोई कह दे कि भाई जाना है दिल्ली, है दिल्ली जाना है, अब क्या करें, अरे कौन टिकट बुक कराएगा, ऐसे दिमाग में घूम रहा है, टिकट भी बुक करानी है, बस में 5 घंटे भी काटने, जाना तो है लेकिन मरे जा रहे हैं अंदर ही अंदर, है ना। 5 घंटे भी काटने, क्या करेंगे, मोबाइल भी चार्ज कम है, भूखे मर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ही हो रहा है। और एक कोई कह दे कि दिल्ली जाना है, हाँ जाना तो है ही, सीधी सी बात है। अब जाना है तो बोले चल मजे से चलेंगे यार, पहले तो मेट्रो में जाएंगे, मेट्रो के आनंद लेंगे, है ना, है ना, और स्टेटस लगाएंगे फीलिंग ऑसम, है ना। ये है ना। अब जाना तो वो भी दिल्ली जा रहा है ना, काम दोनों के ही हो रहे हैं, एक तो मरे मरे जा रहा है, और एक ऐसे फिर मेट्रो के बाद में बस या ट्रेन जिसमें भी जा रहे हो, है ना, तो फिर उसमें दो दो चार सेल्फी ले ली, है ना, बीच में वो पहाड़ आ जाते हैं नारगढ़ वाले, है ना उधर, तो वो उनकी 2 4 सेल्फी, है ना, एक जगह खाना खाते बीच में बस रुकती भी, है ना, उसमें ढाबे पे सेल्फी ले ली, फिर दिल्ली में क्या ट्रैफिक है एक वो डाल दी, है ना, मज़े से जा रहे हैं, फिर दिल्ली मेट्रो का अलग एंजॉय ले रहे हैं, है ना, और पहुँचे दिल्ली, है ना, साथ ही पहुँचे दोनों, एक अंदर से मरे मरे जा रहा है और एक खुशी के साथ, काम दोनों हैं। इसलिए जहाँ पहुँचना है उस काम को एक तो पहुँचने के बाद खुशी मिले, और एक अब पढ़ रहे हो तुम, मरे मरे पढ़ रहे हैं, अरे बक्का भी एग्ज़ाम हो गई, है ना, 6 8 महीने काटने हैं, कैसे कट जाए, बस सिलेक्शन हो जाए, फिर हाँ अब पढ़ो भी आराम से पढ़ो, कहाँ समस्या है कि हाँ आज हमने ये सीखा, आज हमने ये सीखा, हाँ या तो ये तो सीखा ही नहीं था कभी अपन ने, आज हमने ये सीखा, आगे काम जरूर आता है ये, है ना। अब आपने देखा होगा कि संतुष्टि कहीं नहीं है, जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में लग रहा है वो 1st ग्रेड की तैयारी कर रहा है, ये है ना, जो 1st ग्रेड में लग रहा है वो आरएस की कर रहा है, जो आरएस लग रहा है वो आईएएस की कर रहा है, जो आईएएस लग रहा है वो रैंक सुधार रहा है कि पिछली बार मेरे 150 आई थी, इस बार 10 के अंदर आऊँगा, है ना, ये है ना। तो सबके समस्या है। अब काम तो बातें आएंगी, ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ लें पीछा छुटा लें, ये थोड़े दिन लगता है, फिर देखिए यार कुछ तो करें भाई, जैसे नौकरी लग जाओगे 2 4 6 8 महीने हो जाएंगे, तो फिर आपको ही फील होगा कि यार सुबह जाते हैं 5 घंटे गए 6 घंटे गए, उसके बाद क्या करें भाई, सुबह उठने के बाद से 10 बजे स्कूल जाओ मान लो, तो क्या करेंगे, रील कितने एक दिन देखोगे, है ना, हाँ फिर तो रील तुम्हारे सामने आ जाएगी, समझ रहे हो ना, हाँ। तो फिर रील देखना बंद हो जाएगी आपकी, है ना, और वो रील देख ली तो मर जाओगे फिर काम से, है ना। तो इसलिए फिर वो रील भी काम नहीं करेगी, तो इसलिए फिर कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो फिर यही काम आएंगे। इसलिए अभी जो कर रहे हो कि भाई हाँ अवकलन सीखा, समाकलन सीखा, लिमिट सीखी, डिफ्रेंशिएशन सीखा, साइन थीटा कोस थीटा सीखा, ये है ना, तो कहीं भी अब सुबह शाम मान लो, मैं तो ये चाहता हूँ कि सब मास्टर बने, लेकिन मास्टर बनने के बाद भी है ना वो जो पैसे आते हैं ना अब तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं वो, कि क्या तनख्वाह आएगी क्या, है ना, उससे कुछ नहीं होगा, उससे अगर गाड़ी ले आओगे उसमें पेट्रोल नहीं आएगा उसके 1 महीने का, ये है ना, मेरे वाले का पेट्रोल नहीं आएगा उसमें एक एक महीने की तनख्वाह में, तो फिर वो पैसे लगेंगे कम, ये है ना। अब वो पैसे कम लगेंगे तो फिर सुबह शाम कहीं और कुछ करोगे, कहीं पढ़ाओगे या और कोई काम करोगे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो काम तब भी कर पाओगे जब आपको कुछ आएगा, आपको कुछ आएगा, ये है ना। अब किसी भी कोचिंग में जाओ, कोई कोचिंग वाला आपकी मार्कशीट नहीं देखेगा कि आप फेल हो, पास हो, बीए पास हो या 6ठी तक गए हो। आप ये कह दो कि मैं 2nd ग्रेड मैथ में पढ़ा रहा हूँ, 1st ग्रेड में एमएससी पढ़ाऊँगा, बीएससी वाला कोर्स में पढ़ाऊँगा,
तो ये कलम देते ही पता चल जाएगा कि क्या है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी कोचिंग में चले जाओ, अब चलो नौकरी लगे नहीं लगे कोई बात नहीं है, जैसी भी स्थिति है, नहीं लगे तो भी काम करना है, और लगे तो भी क्या है, काम तो करना ही है। अब नहीं लगे तो किसी कॉलेज में पढ़ाओगे, किसी स्कूल कोचिंग कहीं तो पढ़ाओगे। ऐसा नहीं कि इस सरकारी में एक अपने क्या यहाँ थोड़ा माहौल सेट हो रखा है कि इसमें ही सब कुछ है, वैसे इसमें है कुछ नहीं। देखो सही बताऊँ तो, है ना, बस है। क्या कह रहे हैं? फीलिंग ऑसम? नहीं नहीं, वो रील नहीं बनेगी, है ना। रील वाला मोबाइल लाएगा ना, अभी तो घर वालों ने दिला रखा है ना, फिर मोबाइल चेंज करेगा 2 बार सोचेगा, है ना, कि लाऊं कि नहीं लाऊं, मैं लाऊं तो एक को लाना पड़ेगा। ये है ना, फिर बच्चे कहेंगे बोले हम पुराने में नहीं देखे, है ना। तो फिर कई समस्याएं, फिर बहुत बातें सोचनी पड़ेगी। अभी तो क्या है, घर वाले से आ रहा है, उस बैंक से आ रहा है, जब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। जिस दिन आप 10 रुपये भी कमा के खर्च करोगे ना, तो 2 बार सोचोगे कि ये करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देख लेना, तुम में से अगर कोई कमाया हो और उसके बाद खर्च कर रहा हो, खुद सोच के देख लो आराम से। और एक जो घर वाले आ रहे हैं, है ना, उस बैंक अकाउंट से आ रहे हैं, खाना भी उधर से ही हो रहा है, सारा काम पता ही नहीं चल रहा, 10 कम लग रहे हैं, 20,000 भी कम ही लगते हैं ना, ये है ना, तो वो फिर कम लगेंगे। अभी तो बढ़िया लग रहे हैं कि फ़ोन होना तो एप्पल का ही हो, है ना। लेकिन जब कमा लोगे ना, तो फिर कह दोगे यार वो जो पुराने वाला है ना, फ़ोन आ भी रहा है इसमें और जा भी रहा है, कोई समस्या नहीं है ना। ये अभी तक की समस्या है, जब तक खुद नहीं कमा रहे हो, है ना। उसके बाद 2-3 बार सोचोगे कि यार फ़ोन वो ही इसमें आ रहा है और वो ही इसमें जा रहा है, सारा काम हो रहा है, बैटरी बराबर चल रही है, चार्जर भी हर कहीं मिल जाता है ना। कई काम है ना, तो फिर यही ठीक है, ऐसा होगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा नॉलेज की बहुत ज़रूरत है भैया ना। पढ़ के जाओ, ऐसा मत करो कि एक हमें सेकंड ग्रेड ही पास करनी है। यहाँ पढ़ रहे हो इसका मतलब सब कुछ सीख रहे हैं अपन, ये है ना। अब आप मानोगे मेरे पास हर साल करीब 20 बच्चे ऐसे होते हैं, 15, 20, 25, जो 500 साल का कोर्स खरीदते हैं, 5 साल का एक साथ ही। फर्स्ट ईयर का भी खरीदेंगे, सेकेंड ईयर का भी खरीदेंगे, थर्ड ईयर का भी, एमएससी प्रीवियस का और फाइनल का। और वो क्यों खरीद रहे हैं, उन्होंने कर तो सारी रखी है, लेकिन वो करने से कुछ किया ही नहीं उन्होंने। अब वो कहीं ज़रूरत है भी, अब तो हर आदमी को काम की तो ज़रूरत है ही। अब वो बेचारे सुबह शाम इधर से क्लास पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लें पूरा, नोट्स बना लें, तो फिर कहीं जाके क्या कर सकें, पढ़ा सकें। ऐसे सब सब्जेक्ट में है। मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, है ना, आपको पता नहीं होगा, है ना, अभी तक। तो वो तो मैथ्स के भी खरीदने वाले बहुत सारे बच्चे हैं और फिजिक्स के कोर्स खरीदने वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, ये है। तो ऐसे हैं, फिर वो कोर्स न खरीदना पड़े आपको, ये है ना। एक बार तो, अब आपको क्या बता, हमने 6-7 साल पहले एक कोर्स चलाया था छुट्टियों में, फैकल्टी कोर्स। फैकल्टी कोर्स कि उसमें यह था कि बच्चों की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे आगे पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए पढ़ें, ये है ना। तो एक बार चलाया था हमने फैकल्टी कोर्स, फिर वो समय की कमी रहती है, फिर और दोबारा नहीं चला पाए। और हर साल ऐसे 15, 20, 25 बच्चे ऐसे ज़रूर रहते हैं जो एक साथ 5 साल का कोर्स, जिसको मैथ्स पढ़ानी हो मैथ्स के सारे खरीदता है, जिसको फिजिक्स पढ़ानी हो फिजिक्स के सारे खरीदता है। क्योंकि जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो क्या है कि पूरे टॉपिक कवर नहीं होते, भाई पढ़ते तो इसमें भी हैं। अब इसमें जैसे कॉम्प्लेक्स पढ़ी तो कॉम्प्लेक्स 2 ही चैप्टर हैं अपने सिलेबस में, पहले कॉम्प्लेक्स थी नहीं, ये तो पिछली साल से जुड़ी है, वो भी कितने चैप्टर, 2 चैप्टर। तो इसलिए नॉलेज की वैल्यू रहेगी भैया ना, तो पढ़ते रहा करो। जो पढ़ते हो उसको मैंने कहा ना कि एक तो वहाँ पहुँच के खुशी हो, और एक खुशी से पहुँचे, तो बात बराबर ही रहेगी। लेकिन पहले मरे जा रहे हैं, पता नहीं कब होगी, कब भर्ती आएगी, डुबोएगा हमको ये गहलोत क्या कराएगा, और वो तिराएगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आनंद के साथ पढ़ते रहो, है ना। इतने बूढ़े भी नहीं हो रहे, मेरे से तो कोई बूढ़ा है नहीं तुम में, है ना, तो इतने बूढ़े भी नहीं हो रहे, तो कहाँ समस्या है फिर। वैसे मेरी उम्र आपकी उम्र काम नहीं आएगी, ध्यान रखना, है ना। अब देखो अगला लिखो भैया ना, चलो एक और बढ़ाओ फिर। ये आपके पास ay² इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बनाओ, दे कोशिश करो क्या ग्राफ बनेगा इसका। आराम से चलो, एक एक पॉइंट वाइज, कोई जल्दी नहीं है कि पहला पॉइंट क्या कहता है सर, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वो हो रहा नहीं हो रहा, तीसरे में क्या होगा। फिर मोटा मोटा आइडिया लगाना, एस्टिमेटेड, वो ग्राफ बन जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में समाकलन वाले पोर्शन में इससे भी सिंपल दे देता है, लेकिन उसका ग्राफ हमें फिर, अब सबके थोड़ी याद हो सकते हैं, तो फिर 2 ही मिनट लगती हैं कि मूल बिंदु से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, सम्मित होगा कि नहीं होगा, ये तो दिखने से पता चल रहा है। ए से अगर माइनस ए रखेंगे तो दिक्कत है, पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, ये लो खत्म, तुरंत ग्राफ खींच लो, मोटा मोटा समाकलन हो जाएगा। तो वहाँ ऐसा नहीं कि सारे ही हर साल ही ग्राफ ये जो अपन लिखेंगे 10-15 यही आएंगे, कई बार चेंज भी कर देता है, लेकिन इतना टिपिकल नहीं करेगा। करो देख कोशिश। बताओ किसके सम्मित होगा। एक्स एक्सिस के वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई की सम घातें आ रही, तो किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। आगे बढ़ो। मूल बिंदु से गुजरेगा क्या, अरे मूल बिंदु से गुजरेगा क्या, मूल बिंदु से गुजरेगा। स्पर्श रेखा क्या होगी, एक्स बराबर 0, हाँ ये स्पर्श रेखा होगी। आगे बढ़ो देखें।
जरूरी थोड़ी है सबकी अनंत स्पर्शी हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, हर वक्र की अनंत स्पर्शी ऐसा जरूरी थोड़ी है। अब बताओ व्रत या सर्किल है, उसकी कहाँ अनंत स्पर्शी है? व्रत की कोई अनंत स्पर्शी है क्या? नहीं है। व्रत के तो स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है, प्रतिच्छेदी रेखा, अनंत स्पर्श तो है नहीं कहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर वक्र की क्या हो, अनंत स्पर्शी हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो सीधा सा सवाल है अभी, क्या देखना है? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या देखेंगे? सममित या सिमेट्रिक। पहला पॉइंट क्या देखेंगे? सममित या सिमेट्रिक। बताओ किसके सिमेट्रिक है? क्योंकि y की कितनी घात आ रही है? सम। तो किसके सिमेट्रिक है, किसके सममित है? एक्स एक्स के। सिमेट्रिक अबाउट क्या हुआ? एक्स एक्सिस। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या चेक करते हैं बेटा? मूल बिंदु या ओरिजिन से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो मूल बिंदु से गुजरेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। दोनों तरफ एक्स वाई जीरो रख के देख लो, या कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है। इसके बाद मूल बिंदु वाले में हमने एक चीज़ और देखी थी, क्या? स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था कि मूल बिंदु पे स्पर्श रेखा कैसे ज्ञात होगी? न्यूनतम घातों के पदों को शून्य के बराबर। तो ये पद कितनी घात का है? 2 का। ये पद कितनी का है? 3 घात का। और यहाँ से देखें तो आगे एक पद और आएगा बीच में, वो कितनी घात का आएगा भाई? ऐसा ही तो आएगा, ए वाई स्क्वायर। एक लास्ट वाला पद आएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स, तो वो कितनी घात का पद आएगा? 1 का। तो न्यूनतम घात का पद कितना आएगा? ए स्क्वायर इंटू एक्स, और किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो अनंत क्या बनी आपके पास? x इक्वल टू 0। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या देखते हैं? अनंत स्पर्शी असमटोट। क्या देखेंगे? अनंत स्पर्शी या असमटोट। ठीक है। अनंत स्पर्शी क्या देखते हैं? एक्सों के समांतर या पैरेलल टू एक्सिस। एक्स की अधिकतम घात कितनी आएगी? 3। 3 का गुणांक कितना है? 1। 1 बराबर 0 होगा क्या? नहीं होगा। y की अधिकतम घात 2। 2 का गुणांक कितना? a बराबर 0 होगा क्या? नहीं। तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। जरूरी नहीं कि हर वक्र की अनंत स्पर्शी हो, कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अभी तिर्यक की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है। इसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट किसकी बात करेंगे? अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु। अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट एट एक्सिस। अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट एट एक्सिस। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे चेक करेंगे? एक बार y की वैल्यू कितने रखेंगे? 0। तो x के पॉइंट पता चल जाएंगे कहाँ कहाँ काटेगा। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आया है। इसका मतलब एक तो आएगा x इक्वल टू 0 और एक आएगा x माइनस ए, मतलब x इक्वल टू कितना? a। ये 2 पॉइंट आ गए। तो पॉइंट क्या बन गए बेटा? यहाँ से बिंदु या पॉइंट क्या बन गए? 0,0 और एक हो गया बेटा a, कितना? 0। एक पॉइंट कितना हो गया आपके पास? a,0। ठीक है। अब बोले सर दूसरा भी देख लो, दूसरे में तो कुछ है नहीं, जैसे x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 0। तो वो सेम पॉइंट आना 0,0। इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या आता है आपके पास? क्षेत्र या रीजन। पांचवा पॉइंट क्या आता है? क्षेत्र या रीजन। रीजन में मैंने कहा था जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक y इक्वल टू सवाल लिख लिया करो। जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक सवाल क्या लिखना है। अब नहीं लिखा जा रहा वो अलग केस है, तब तो पॉइंट रख के देखेंगे। यहाँ से देखो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? ये तो हो गया x माइनस ए, और अंडर रूट कितना होगा? x अपॉन कितना होगा? a। अंडर रूट एक्स अपॉन कितना होगा? a। ये y की वैल्यू है। अब एक चीज़ तो देखते ही पता चल रही है कि सर 0 तो रख सकता हूँ, माइनस में x नहीं रख सकता। माइनस में कोई वैल्यू नहीं रख सकते। रख सकते हैं क्या बताऊँ? माइनस में रखते हैं, यहाँ दिक्कत है। इसका मतलब ग्राफ में रहेंगे तो कहाँ? प्लस में रहेंगे। एक पॉइंट अपने पास कितना है? 0, और एक पॉइंट कितना है? a,0। यही पॉइंट अपने पास रहेंगे किस में? प्लस में। अब प्लस में भी देखो, पहले 0 पे कहाँ थे? जब x 0 था तो कहाँ है? 0। और जब x कहाँ पहुँच गया? a पर। x जब a पर पहुँच गया तो वापस कहाँ आ गए? 0 पर। अब कोई भी बीच का पॉइंट रख के देख लो, a/2 रख के देख लो।
जैसे a/2 रखेंगे तो यहाँ कितना बचेगा a/2, यहाँ कितना बचेगा 1/2, तो कोई वैल्यू तो आई, 0 से तो ज़्यादा ही आई। इसका मतलब जैसे ही हम a/2 पे पहुँचे तो y की कोई वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी। अब ग्राफ का ट्रेंड दिख रहा होगा कि फिर आना तो यही है, जैसा ऊपर बना वैसा ही कहाँ बनेगा, नीचे। ठीक है, वर्तमान हासमान भी यहीं देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, अलग पॉइंट में देखें भाई। 6 पॉइंट क्या देखते हैं, वर्तमान या हासमान, लेकिन वर्तमान और हासमान भी तो यहीं तो वैल्यू रख के देखते हैं कि मान घट रहा है या बढ़ रहा है, वैल्यू तो यहीं रखनी पड़ेंगी एक्स की। अब इसके बाद बोले सर ए तक तो हुआ, ए के आगे बताओ, माइनस में तो कुछ आएगा नहीं, 0 पे हम जानते थे, ए पे हमें जाना है, बीच में मैंने पॉइंट चेक कर लिया a/2, a/2 पे y की कोई वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू आएगी, इसका मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ट्रेंड यही देखा, ऊपर जाए, कहाँ गया, नीचे, जो ऊपर है वही क्या बन गया, नीचे। अब बोले सर इससे आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बनेगा, इसमें कहाँ दिक्कत है। देखो वैल्यू कितनी रख सकते हैं यहाँ से, ए के बाद 2a रख लो, चलो ए के बाद जैसे ही मैंने 2a रखी तो यहाँ वैल्यू किसकी आ गई, वैल्यू कितनी आ गई, ए। भाई जैसे ही हमने ए के बाद 2a रखी तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, ए। और उसके बाद में यहाँ 2a रखेंगे तो √2। अब √2 की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ होती है, तो इसका मतलब है यहाँ थे अपन, ये कहाँ पहुँच गए अपन, 2a पे। 2a पे मतलब 1 पॉइंट कुछ तो वैल्यू ऊपर जाएगी, और जैसा ऊपर जाएगा वैसे नीचे बनेगा। तो ये ग्राफ बनेगा आपके पास इस तरीके से, ये इधर और ये ग्राफ इधर आ जाएगा आपके पास, ये ग्राफ। इतना ही तो आइडिया लगाना है। अब भाई क्षेत्रफल के टाइम पे जरूरत पड़ेगी इसकी, क्षेत्रफल में बस ग्राफ क्या बनेगा, कहाँ जाएगा, ये पॉइंट पता चल जाए, ये पता चल जाए, समीकरण अपने पास है, बस काम हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से कहाँ, ए तक हो जाएगी। नेगेटिव कहाँ जा रहा है, y की वैल्यू क्या है बेटा, हाँ हाँ, नहीं y की वैल्यू तो नेगेटिव आ सकती है, कोई इशू नहीं है। y की वैल्यू तो नेगेटिव आ सकती है, x नेगेटिव नहीं रख सकते। भाई यहाँ रख लो a/2 रख लो, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आते ग्राफ कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ये है ना। तो y की वैल्यू तो नेगेटिव आ सकती है, x नेगेटिव नहीं रख सकते, क्योंकि x नेगेटिव रखते ही दिक्कत कहाँ है, इस अंडर रूट में, यहाँ दिक्कत है, x नेगेटिव नहीं रख सकते, इसीलिए अपन x में नेगेटिव नहीं गए, ग्राफ उधर ही रहा है। मतलब ऐसे 2-4 सीख जाओगे तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, सिंपल ही देता देने को, लेकिन उसका नाम पता नहीं होता। अब अपन तो मान लो 10 याद कर लेंगे, 15 याद कर लेंगे कि ये स्ट्रोफॉइड है, ये एस्ट्रॉइड है, ये कॉनकॉइड है, ये लेमनी स्केट है, 10-15 भी नहीं है पूरे, देखा जाए तो 10 ही है ना। अब उसके अलावा भी कई बार क्या है, समीकरण दे देता है। अब समीकरण देता है तो इतना कोई टिपिकल नहीं देगा वो, और एक सिंपल सा आइडिया चाहिए होता है जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बाकी तो क्षेत्रफल आपको पता होगा कि समाकलन से ज्ञात होता है, बस उसमें इतनी जरूरत होती है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो लिमिट समाकलन में आ जाती है 0 से कितनी, a। और इतना पता है कि जितना ऊपर होगा उतना ही कहाँ होगा, नीचे, तो किससे गुणा कर लेंगे, 2 से, बाकी मान नहीं अपने पास। तो यहाँ कोई वो ग्राफ नहीं है पॉइंट वाला कि एक लाइन नीचे गया तो कैसे गया, एक आइडिया लगना चाहिए बस, ये है। तो कई बार ऐसा नहीं कि हम जो 10 पढ़ के जाएंगे वो 10 ही आए, और भी दे देगा, लेकिन देगा इनसे सबसे सिंपल। अब जैसे मान लो आपको दे दिया, चलो सिंपल ही बात करते हैं, लिखने की जरूरत थी क्या, 0 से a में वैल्यू रखो भी, देखो जैसे हम वैल्यू रखेंगे इसमें 0 से कहाँ, a है ना, तो अंदर तो पॉजिटिव रहेगा, बाहर क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ऊपर वाला नहीं, पहले ग्राफ कौन सा बनेगा, नीचे वाला है ना, ये बनेगा, फिर ये पॉइंट ऐसे बनेगा, और फिर जैसा ये बनेगा वैसा ही ये बन जाएगा, ऐसे बनाना ना, ये मैं ग्राफ यही बनेगा ना।
नाम नहीं है इसका। अब सबका नाम थोड़ी होता है, अब कुछ भी लिख दे नाम थोड़ी होगा, है ना। नाम नहीं है इसका। वो वैल्यू देगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच बताओ। अब ये कुछ जगह तो वर्धमान है, कुछ जगह क्या है, आसमान है, तो वो वैल्यू देगा कि 0 से a या 0 से a/2। नहीं, ऐसे इससे चेक हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ ये वैल्यू लिख लो, इस वैल्यू से चेक हो जाएगा कि कहाँ तक पॉइंट बढ़ रहे हैं। बीच का पॉइंट रख के देख लो एक, तुरंत प्रभाव से। ये लिख लिया हो तो अगला सवाल लिखें भाई। चलो लिखो, सवाल लिखो, देखें। इसका नाम है सीसॉइड। y² 2a - x इक्वल टू, देखो एक दो बार यहाँ बनाएंगे, वहाँ कम से कम 5-5 बार बनेंगे डायग्राम। समाकलन में कभी क्षेत्रफल पूछेगा, कभी चाप की लंबाई पूछेगा, कभी आयतन पूछेगा, तो हर सवाल वहाँ कम से कम 3-4 बार होगा। तो ये मान लो कि 10-12 नाम है वो जैसे दिखने लग जाएंगे। अब नहीं दिखेंगे उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। तो y² 2a - x इक्वल टू x³, ये तो है सीसॉइड। और एक जो सबसे खास है x³ + y³ x³ + y³ इक्वल टू है 3axy। इसे कहते हैं डिकार्ड्स का फोलियम, है ना। डिकार्ड्स का फोलियम कहते हैं ना। फोलियम ऑफ डिकार्ड्स, है ना। देखो पहले का तो ग्राफ बता देता हूँ मैं, बाकी घर पे कोशिश करना। पहले का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, और x इक्वल टू 2a है तो स्पर्श वो अनंत स्पर्शी आ जाएगी। x इक्वल टू कितना, 2a। ये ग्राफ तो है पहले सवाल का, है ना, इसका सीसॉइड वाले का। वैसे दिख ही रहा है ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो x माइनस कितना होगा, 2a। जैसे 2a रखेंगे नीचे तो क्या बनेगा, 0। 0 बनने का मतलब इनफाइनाइट। तो अनंत स्पर्शी कहाँ बनाएगा, x इक्वल टू 2a पर। तो बहुत सारी बातें दिख जाती हैं। इसके बाद इसकी बात है डिकार्ड्स का फोलियम। तो ये कौन सी लाइन के सम्मित होगा बताओ, कौन सी रेखा के सिमेट्रिक होगा। एक्स वाई के सम्मित है क्या, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है क्या, नहीं है भाई। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक तभी होता है जब घातें क्या हो, सम या इवन हो। ये सम्मित है y बराबर x के, जो थर्ड पॉइंट लिखवाया था ना कि x को y बना दें या y को किस में बदल दें, x में, तो कोई फर्क नहीं पड़े। तो ये आएगा आपके पास, देखो ये रेखा हो गई, कौन सी रेखा है ये, y बराबर x। तो इसके सिमेट्रिक बनता है ये कुछ इस तरीके से, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, है ना। और यहाँ देखो इसको और सही बना दे थोड़ा सा, इस तरीके से बनेगा। और ये इसकी आएगी अनंत स्पर्शी, x + y + a इक्वल टू 0। इसमें आएगी तिर्यक अनंत स्पर्शी x + y। और ये जो पॉइंट काटेगा, एक दो ग्राफ ही ध्यान रखना भी, इनमें दिख जाता है एक दो बार बनाएंगे कि x बराबर 2a पे अनंत स्पर्शी आएगी। अब इनमें थोड़ा सा याद रखना है। ये आएगा 3a/2 पे पॉइंट होगा यहाँ। और ये लाइन कौन सी है, y बराबर x। तो जो x की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी, y की होगी, है ना। वैसे लाइन ग्राफ इससे बाहर ही रहेगा ना, इसमें नहीं आएगा अंदर। देखो परफेक्ट बना देते हैं एकदम।
ये क्या हो गई, इसकी अनंत स्पर्शी असमटोट हो गई। तो ये एक ध्यान रखने वाला। बाकी तो अभी पहली बार बना रहे हैं, फिर जैसे कुछ ग्राफ अभी कौन किस में लिखा हुआ है, ये कार्तीय में, इसी का समीकरण किस में आएगा, ध्रुवीय में, पोलर में। ग्राफ सेम बनेगा, समीकरण अलग दिखेगा। भाई पोलर में इक्वेशन अलग लिखी रहेगी, आर और साइन थीटा कोस थीटा में होगी वो, और यहाँ किस में लिखी हुई है, एक्स वाई में। तो हर ग्राफ कम से कम 5 बार बन जाएगा। अब 5 बार में भी 10 ग्राफ अपने थोड़े थोड़े नहीं दिखने लग जाए, और बाकी पॉइंट रख लो। भाई मोटा आइडिया ही तो लगाना है। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि ग्राफ पेपर देगा और फिर पेंसिल से एक एक वो लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, ये है ना। और ऐसा भी पूछ सकता है, अभी क्यों ये टॉपिक पहली बार जुड़ा है, तो कोई ग्राफ देके कोई नाम भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इसमें एक सवाल ये भी बना सकता है कि ग्राफ समीकरण देके और उसका क्या पूछ सकता है, नाम, कि ये समीकरण किस वक्र का है, सीसोइड का है, कार्डियोइड का है, या किसका है, लेमनीस्केट का, है ना। तो इतना काम करो, ये पॉइंट एक बार पढ़ के आना। कल कुछ ग्राफ और बताऊंगा, ध्रुवीय के और इसके भी बताऊंगा, दोनों के बताएंगे कल, है ना।